नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे संसद की, क्योंकि संसद में महिला आरक्षण बिल पर इस वक्त महाबहस चल रही है। मैराथन बैठक सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और आज संसद में सबसे बड़ी लड़ाई सोनिया गांधी और निशिकांत दुबे के बीच देखने को मिली। सोनिया गांधी के वार पर निशिकांत दुबे ने किस तरीके से पलटवार किया, तफ्तीश से आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे पूजा का। देखिए, आपको जातीय जनगणना पर जो बहस शुरू हुई इसके बारे में हर एक बारीकी से जानकारी दूंगी। मायावती से लेकर सोनिया गांधी तक सभी महिला आरक्षण से पहले जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर किस तरह की बात रख रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले जनगणना की बहस कैसे जोर पकड़ रही है, ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अगली खबर उससे पहले आपको बताएंगे आयुष। और चार की वार में तीसरी बड़ी खबर कनाडा से है। क्या कनाडा पर बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जाएगा? आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच एक और बड़ी बैठक गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई। क्या इस बैठक में हुआ, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी साक्षी मिश्रा। नमस्कार, चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हम आपको एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम दिखाएंगे जो कि देवों के देव महादेव को समर्पित होगा। कहां बनेगा ये स्टेडियम, क्या होगी इसकी खासियत, इसकी पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर के साथ। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये बिल बांटने के लिए लाया गया है। ओवैसी की तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर के कहा गया, ये बिल सिर्फ चुनाव के लिए ही है, ये भी बात कही गई है। संविधान में मुस्लिमों के साथ धोखाधड़ी की गई, महिला आरक्षण बिल का हम विरोध करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान। हिंदू वोट बैंक के लिए लाया गया है बिल, मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया इस बिल के तहत, ये अहम सवाल ओवैसी की तरफ से कल से ही बार बार उठाई जा रही है। उनके मुताबिक मुस्लिम और ओबीसी को आरक्षण नहीं देना एक वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि ये बिल ही मोदी सरकार वोट बैंक के लिए लेकर के आई है। ये आरोप ओवैसी की तरफ से लगाया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जाहिर तौर पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि ये बिल वो लाना चाहते थे और ये बिल उनका दिया हुआ है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 11 अटेम्प्ट में भी ये बिल आप नहीं ला पाए, और ऐसे में सारा का सारा क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है। इसी बीच ओवैसी का ये रिएक्शन जो आपने देखा, उन्होंने कहा ये बिल सिर्फ चुनाव के लिए है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को इसमें क्यों नहीं रखा गया, मुस्लिम महिलाओं के हक में ये बिल क्यों नहीं लाया गया, ये अहम तमाम सवाल ओवैसी की तरफ से उठाए गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में भी मैराथन बैठक आज सुबह से ही चल रही है। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक ये बैठक चलती रहेगी। आज निशिकांत दुबे और सोनिया गांधी के बीच तनातनी भी नजर आई इस बिल को लेकर, और इसी बीच ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान, ये बिल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, ये आरोप बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाते हुए ओवैसी को देखा गया। इसमें साथ ही उन्होंने ओबीसी महिलाएं और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी बात आगे रखी, और इसी का जिक्र इस बिल को लेकर के लगातार ओवैसी करते रहे हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो देखिए, बिल सिर्फ चुनावी है, इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश ये ओवैसी हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल का जब विरोध कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये बांटने वाला बिल है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बिल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में मैराथन बहस इस वक्त जारी है। संसद में सभी पार्टियां अपना पक्ष रख रही हैं। महिला आरक्षण बिल पर जोरदार वार और पलटवार देखने को तब मिला जब कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के वार पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा प्रहार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिल का समर्थन करती है, लेकिन सरकार बताए कि ये कब तक लागू होगा। सोनिया ने ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा भी संसद में उठाया और साथ ही साथ जातीय जनगणना की भी मांग की।
सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस बिल के पास होने से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। सोनिया गांधी के ठीक बाद जब निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू किया। विपक्षी सांसदों को महिला आरक्षण बिल पर पुरुष वक्ता के बोलने को लेकर के आपत्ति थी। गृहमंत्री अमित शाह अपनी सीट पर खड़े हुए और कहा कि क्या महिलाओं के हित की चिंता पुरुषों को नहीं करनी चाहिए। अमित शाह के बोलने पर विपक्षी सदस्य शांत हुए और निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया और एक एक कर सोनिया गांधी के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। निशिकांत ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देना था तो निकाय और पंचायत चुनाव में क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है। सालों तक कांग्रेस ने इस बिल को लटकाए रखा। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि आज इन्हीं सारी पार्टियों ने मिलकर के घमंडिया बनाया है। सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि महिला आरक्षण लागू किया जाए। तो देखिए, आज जब बहस चल रही थी उस दौरान में सोनिया गांधी ने पहले कहा कि हम सरकार के साथ हैं और ये बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उसके बाद सोनिया गांधी कहती हैं कि इसमें जगह ओबीसी को भी मिलनी चाहिए और माइनॉरिटी को भी मिलनी चाहिए। जिसके बाद जब उनका अपना वक्तव्य शुरू हुआ निशिकांत दुबे का, तो उन्होंने हमला बोलना शुरू किया। और किस तरीके से सोनिया गांधी के इस हमले पर जवाब दिया निशिकांत दुबे ने, जरा सुनिए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ, इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। और सीधे नवनीत राणा संसद में अपनी बात रख रही हैं, जरा सुनिए। जयललिता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिला यहाँ तक पहुँचती है, इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं। बहुत सारे चुनौतियों को सामना करके हम महिलाएं यहाँ तक लाती हैं। पर कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद, ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया। और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं,
जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिला से शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम से जय जयकार होती है। पर आज तक दुर्भाग्य है इस पार्लियामेंट का और इस हमारी पूरे सदन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ने हमारी भावनाएं, हमारी ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे। नहीं सर, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। इस दौरान में भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला कि 60 सालों तक आप राज करते रहे और आज भी आप महिलाओं की बात नहीं सुनते, आपने सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC STs इन द थर्ड जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई 24 में जात पात पर लड़ाई, वोट बैंक के वास्ते विपक्ष किस तरह से सियासत करा, इस पर बात करेंगे। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना वाला दांव चला और सरकार से इसे जल्द कराने की मांग भी की। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिलने में 15 से 16 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को जनगणना और परिसीमन को पूरा करने के बाद लागू करने की बात कही गई है, सरकार को ये प्रावधान हटाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है।
अब बात एक ऐसे स्टेडियम की जो कि भगवान शिव को समर्पित होगा और इसका निर्माण कहीं और नहीं बल्कि शिव की नगरी काशी में हो रहा है और इसका शिलान्यास शिव के बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को करने जा रहे हैं। कैसा होगा इसका स्वरूप, इसकी कुछ तस्वीरें आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव के त्रिशूल पर बसी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दुनिया का ऐसा पहला क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। शहर के गंजारी क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम भगवान शिव और बनारस से जुड़ी होगी। स्टेडियम के गुंबद को डमरू का स्वरूप दिया गया है, वहीं फ्लड लाइट्स त्रिशूल की तर्ज पर डिजाइन की जाएंगी। वहीं प्रवेश द्वार का स्वरूप बेल पत्र के आकार जैसा होगा। 30.8 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की क्षमता करीब 30,000 बताई जा रही है। साथ साथ में राज्य सरकार ने इसे जमीन को अधिग्रहित किया है जिस पर बीसीसीआई 330 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनाने जा रही है। अब जमीन अधिग्रहण पर राज्य सरकार ने 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क और लखनऊ के एकाना के बाद में उत्तर प्रदेश का ये तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। 30 महीने में निर्माण कार्य पूरा होगा और दिसंबर 2025 तक स्टेडियम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।